नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है टॉपिक के रूप में जो पढ़ने जा रहे हैं, अपने ग्रामर में जनरली एक टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका नाम है सब्जेक्ट। हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको रीट में कॉनकॉर्ड और अन्य एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग जो है, अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल जिसकी बात करते हैं तो बात करूँ तो भाई देखो, यहाँ पे एक जो देसी भाषा में आप लोग कह सकते हो कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया, सिंपल ये लैंग्वेज आप लोग लिख लो। जैसा कर्ता वैसी क्रिया मतलब डेफिनेशन है कि ए वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। एक वर्ब को एग्री होना होता है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया। यही है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यही है आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट। अब देखो, अ वर्ब मस्ट बी एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, इस चीज में यानी ही इज बिजी, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ही इज बिजी तो यहाँ पे आपको ही के साथ इज लगाना है, लेकिन आई एम बिजी यहाँ पे आई के साथ आपको एम लगाना होता है। अगर आप लोग लिखेंगे कि दे आर बिजी तो दे के हिसाब से आपको सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब लगानी है। ये छोटे सेंटेंस हैं तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब यही सेंटेंस बढ़ते जाते हैं तनाव देते जाते हैं, यही सेंटेंस बड़े होते जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार कहाँ वर्ब में उलझ गया। अगर आप इसको यहाँ समझो तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आई के साथ एम लग रहा है, ही के साथ इज लग रहा है, दे के साथ आर लग रहा है, मतलब बात हो रही है इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में जो हम जिन चीज़ों को लेके चलेंगे ना वो क्या है ये जरूर गौर करना। इसमें हम लोग एक तो डू और डज पे बात करेंगे, एक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस पे बात करेंगे, इसमें हम लोग इज पे बात करेंगे, एम पे बात करेंगे, आर पे बात करेंगे, इसमें हम लोग हेज और हैव पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक वचन और बहुवचन पे बात करते हैं। इसलिए भाई यहाँ पे आप हैव हेज कर दो, और तो क्या करूँ मैं, हैव और हेज कर दो, हैव हेज, क्योंकि जो जो प्लूरल है उनको एक तरफ लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग आर को इसमें लिख लोगे तो इज और एम आपके सिंगुलर में चले जाएंगे, ठीक है ना, ये क्लब हो गया सिंगुलर वाला। इसी तरीके से इधर वर को आप लोग प्लूरल करोगे तो यहाँ पे वॉज को सिंगुलर रखोगे। भाई इन्हीं वर्ब्स पे बात होगी, इसके अलावा और वर्ब्स पे बात नहीं होगी, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल तो इन्हीं से बनते हैं। तो इनको हम लोग प्लूरल में गिन लेते हैं जनरली, और इनको हम लोग सिंगुलर में गिन लेते हैं। तो इसके हिसाब से आपको ये वर्ब्स लगानी रहेगी, मतलब डू, इज, एम, आर, हैज, हैव, इन पे बात होगी। सामान्यतः हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिड सबके साथ आता है। हम इन पे भी सामान्यतः बात नहीं करते क्योंकि ये सबके साथ आते हैं। अरे आई के साथ भी ला सकता है, यू के साथ भी ला सकता है, सी के साथ भी आ सकता है। हैव की बात, अच्छा हेड की बात करोगे तो हेड के साथ भी ऐसा ही तो है, हेड भी किसी के भी साथ आ सकता है। तो इसलिए जो उलझाने वाले काम हैं हम उनके बारे में बात नहीं करें, मतलब जो उलझाने वाले से मतलब हाँ यूं मान लीजिए कि अगर मान लो जो चीज़ें परेशानी देती है उनको ही हम चर्चा करेंगे, जिनमें कहीं सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है, जिनमें सिंगुलर और प्लूरल वाली बात होती है हम उन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों हम उन पे बात नहीं करेंगे
जो खुद अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल का रूप लिए हुए आते हैं। ये रहेगा आपका टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो इस टॉपिक में जो लाइन लिखी उसको दोबारा शुरू करते हैं कि ए वर्ब मस्ट बी एग्री अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, अर्थात जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। तो हम लोग लिख रहे हैं कि एक सेंटेंस में आने वाली वर्ब, शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ कि एक सेंटेंस में आने वाली वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। मतलब जो सेंटेंस में आने वाली वर्ब जो रहती है वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे राहुल एंड आदित्य हैज और हैव नॉट पेड the examination fee yet। और इसमें कहे कि आपको वर्ब लगानी है तो आप आराम से वर्ब का चयन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि राहुल एंड आदित्य, हैज हैव दोनों ऑप्शन में दिया, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए, आपकी वर्ब अपने आप ही क्या हो गई, हैव अपने पाप लगा दिया आपने। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ इतना ही लिखता कि राकेश हैज हैव डिपॉजिटेड द फी, तो यहाँ पे अकेला सब्जेक्ट है इसलिए आपकी वर्ब क्या आ गई, हैज आ गई। ये दो चीजें एंड से जुड़ रही है, आप दो अलग अलग व्यक्तियों के नामों को लेकर के चल रहे हो, आगे ये भी विवाद बनते चले जाते हैं। जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों आर्टिकल बदल जाते हैं, उन पे भी बात करेंगे आर्टिकल्स के हिसाब से वर्ब की। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो और क्या क्या चीज़ें इसमें लेकर के चलनी है, क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे इस टॉपिक की ग्रोथ होती जाती है। जैसे सेंटेंस है उसी सब्जेक्ट पे बात करना कि वन ऑफ द बॉयज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब आपके सामने प्रश्न है कि इज, आर, हैज, हैव, फिर कहे कि अब इसमें क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। आपको समझना है इस चीज को भाई कि यहाँ पे लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज, तो इसलिए वर्ब क्या आएगी आपकी, इज आएगी, लड़कों में से एक, यानी ऑफ के पहले आने वाला जो वर्ड रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे सेंटेंस होता मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैज हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से बहुत सारे, ये ऑफ के पहले क्या आ रहा है, मैनी, तो अब उत्तर क्या आपका हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो एक छोटा सा नोट में यहाँ पे लिख सकता हूँ
कि ओ के पहले आने वाले संख्यावाची शब्द के अनुसार वर्ब लगेगी। ठीक है, ऑफ के पहले क्या आ रहा है, मैनी आ रहा है, मैनी ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स। अब आप कौन कौन सी चीजों को इस क्लब में शामिल कर सकते हो, तो देखो इधर, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, none of, someone of। यहाँ पर इन सब चीज़ों को सिंगुलर में रख करके और उसके हिसाब से देखो, इधर प्लूरल नाउन आता ही आता है बाद में, तो जो आ रहा है, क्योंकि लड़का में से एक तो होने से रहा, लड़कों में से एक रहा प्लूरल नाउन, और इसके बाद में जो है वो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन कई बार एरर के रूप में पूछता है, वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट टुडे। अरे भाई ये गलत है कि नहीं है, लड़का में से एक कैसे हो सकता है, वन ऑफ द बॉयज करें आप, वन ऑफ द बॉयज करें तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। ये यहाँ पे आपके गलत हो जाता है, कई बार बच्चे इसमें गलतियाँ कर बैठते हैं ये वाली, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान देना। चलो वन ऑफ वाला हो गया, तो ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका कि मैनी ऑफ हो, एफ यू ऑफ हो, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसके बाद में आपको प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, और प्लूरल ही आपको क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी। प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे ए फ्यू ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स was, were, passed in the final result। जब फाइनल रिजल्ट आया तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कुछ को ही पास किया गया, तो वॉज वर पास्ड, तो यहाँ पे आपकी जो है वर्ब आ जानी चाहिए ऑफ के पहले आए हुए इस एफ यू के अनुसार वर, क्या हो जानी चाहिए, एफ यू के अनुसार वर हो जानी चाहिए। ये आपको यहाँ पे देखना है। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, गौर करना, समझ में आएगी। देखो इधर, अगर यहाँ पर मोस्ट ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, सम ऑफ हो, फिर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ हो गया, ऑल ऑफ सम है, इसी तरीके से प्लेंटी ऑफ, क्या हो, प्लेंटी ऑफ, फिर इसके अलावा अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है ना। ये सब अगर नाउन वर्ड आपके सामने हैं तो विचार करना पड़ जाएगा आपको। आप कहोगे सब विचार कैसे करना पड़ जाएगा, तो विचार इसलिए करना पड़ जाएगा कि इसके बाद में अगर प्लूरल नाउन आता है तो आपको प्लूरल वर्ब करनी रहेगी, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है पीछे की तरफ, अनकाउंटेबल होगा तो कन्फर्म सिंगुलर होगा,
इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होने पर, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो समझ लेना। देखो इसमें मैं लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द मिल्क was were not good। अधिकतर दूध, मोस्ट ऑफ द मिल्क का मतलब क्या हो गया? अधिकतर दूध। अब ये देखो मोस्ट किसके लिए आ रहा है? मिल्क के लिए आ रहा है। तो अब आपकी वर्ब जो हो जानी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए? वॉज हो जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, most of the students in the class, बी मतलब EJMR में से एक, गर्ल्स, विद्यार्थियों में से अधिकतर लड़कियां हैं। क्लास में विद्यार्थियों में से अधिकतर लड़कियां हैं। अगर ये बात आपने देखी तो इसके अंदर जो है आपकी वर्ब आएगी आर। ये गौर करना, लड़कियों में से अधिकतर, लड़कियों में से अधिकतर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को देखना है। मतलब बात सीधी सी है कि ये ऑल ऑफ, सम ऑफ, ये जो हैं इनके एग्जाम्पल और देख लो भाई, जिससे आपको और बात समझ में आ जाए। क्लियर होना ज़रूरी है, बात समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है आपके सामने, प्लेंटी ऑफ, इसमें अपन ने लिखा था मिल्क, अच्छा ठीक है, प्लेंटी ऑफ शुगर, ठीक है ना, प्लेंटी ऑफ शुगर वॉज वर अवेलेबल इन द शॉप। दुकान में खूब सारी चीनी अवेलेबल थी, प्लेंटी ऑफ शुगर अवेलेबल इन द शॉप। ठीक, अगर यहाँ पर वर्ब लगानी पड़े तो आप लोग क्या लिखोगे? वॉज लिखोगे। क्या लिखोगे? वॉज। और इसी जगह अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि प्लेंटी ऑफ मनी, याद रखना मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। तो प्लेंटी ऑफ मनी वॉज या वर स्पेंट, खर्च कर दी गई, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे खूब सारा पैसा खर्च कर दिया गया। तो प्लेंटी ऑफ मनी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। यह आपका सही होगा। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि अगर यहाँ पर बात ऑफ के पहले आने वाले नाउन की हो तब तो और जगह तो चल जाएगा, जब प्लूरल नाउन आ रहा हो तब तो इसके अनुसार वर्ब लगा देनी है। लेकिन जब आपके पास में नाउन ही ऐसा हो कि पीछे की तरफ प्लूरल नाउन आ गया, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनका मतलब प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ यानी क्या होता है? बहुत सारा। आपको ये भी चीज देख लेनी है, इसका अर्थ है बहुत सारा। और ये किस किस का है हिंदी अर्थ? तो ये नीचे के तीनों का ही यही अर्थ है, इन तीनों का ही अर्थ बहुत सारा है, ठीक है ना। प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारा होता है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। प्लेंटी ऑफ शुगर आप लोगों ने लिखा तो उस पर आपको बात समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात रूट वर्ड की ही हो रही है। देखो, a lot of problems, ठीक है, प्रॉब्लम्स काउंटेबल है, इस हिसाब से आपने प्लूरल कर दिया। जैसे a lot of
वाटर, ये अनकाउंटेबल है तो फिर आपको सिंगुलर लगा देना है। ये आपको इसमें देखना है और इसको लेकर के आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखते हैं इसके बाद और क्या चीज़ है जो कि आपको इसमें लेके चलनी है। तो सुनो, आपने ये कहा कि रूट वर्ड जो हमारा मुख्य शब्द है उसके अनुसार वर्ब आनी चाहिए। जैसे लड़कों में से एक जा रहा है, हिंदी करो तो बात समझ में आती है, हिंदी करो तो बात आराम से समझ में आती है। लड़कों में से एक, लड़कियों में से एक, लड़कियों में से कई सारी, पानी में से कुछ, किताबों में से कुछ, प्लेंटी ऑफ बुक्स, प्लेंटी ऑफ बुक्स। तो अपने आप ही आपको समझ लेना है। यहाँ पर ऐसी चीज़ों में एक अपवाद भी आपको देख लेना है, जैसे 2/3 ऑफ द बुक्स, किताबों की 2/3। मतलब मान लीजिए मेरे पास में 30 किताबें थी तो 20 बिक गई, तो मैंने कहा 2/3 ऑफ द बुक्स हैव बीन सोल्ड। तो आप कहोगे कि साहब हैव बीन सोल्ड, किताबों में से 2/3 बिक गई, 2/3 ऑफ द बुक्स। और यहीं पे 2/3 ऑफ द पिज्ज़ा अनकाउंटेबल है, 2/3 ऑफ द पिज्ज़ा, या फिर 2/3 ऑफ द water of this word is not useful। हालांकि और भी ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन एक सेंटेंस लिख करके बता दिया। वैसे तो कहते हैं कि 1% पानी ही जो है यूज का है और बाकी पानी यूज का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2/3 ऑफ द वाटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो इस दुनिया के पानी का 2/3 हिस्सा। यहाँ पे 2/3 करेंगे, 2/3 भी नहीं करेंगे। तो देख लेना यार भाई, इसमें कोई समझने में कोई भेद नहीं है कि नाउन कैसा आ रहा है, जैसा नाउन आता है उसी के अनुसार आपकी वर्ब आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को होती नहीं है और ये गलत भी नहीं होता है। समझ में आई बात आपको? अब यहाँ पर हम लोग इससे आगे की और इसी में एक पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए रूट वर्ड की ही बात हो रही है, द क्वालिटी ऑफ दिस द क्वालिटी ऑफ दीज मशीन्स इज या आर नॉट is not, are not so as the, not so as the previous one। The quality of these machines, ठीक है ना, इन मशीन्स की क्वालिटी, ऑफ के पहले आ रहा है क्वालिटी, इसलिए आ जाएगा इज। ऑफ के पहले आने वाले वर्ड के अनुसार वो आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि द न्यूअर टाइप ऑफ washing machines wash या washes clothes the newer type of machines washes clothes better। ठीक है, अच्छे से धोता है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको वॉश और वॉशिज में से एस या ई एस वाला लेना पड़ेगा,
क्योंकि टाइप न्यूअर टाइप ऑफ के पहले आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा वॉशिज। न्यूअर टाइप ऑफ क्लोथ वॉशिज, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो आप यहाँ पे इन सब चीज़ों को ज़रूर देख लेना है कि ऑफ के पहले आने वाला वर्ड क्या रोल प्ले करता है। इसी के हिसाब से देखो, इधर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एरर के रूप में पूछा और गलत हुआ लोगों का, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया जो ये था कि सेंटेंस था मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स who were diagnosed before 1966 as having AIDS हैज या हैव, उत्तर देना है आपको डाइड। प्रश्न क्या पूछा? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, अधिकतर पेशेंट्स। कौन से वाले पेशेंट्स भाई? अधिकतर पेशेंट्स। कौन से पेशेंट्स? हु वर डायग्नोज्ड बिफोर 1966, जिनका 1966 से पहले इलाज किया गया था। एज हैविंग एड्स, जिनके एड्स था, जिनका पता चला कि 1996 से पहले उनके 66 से पहले उनके एड्स था, वो वाले सारे के सारे पेशेंट्स। तो ये तो बात यही समझ में आ गई कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के पेशेंट की विशेषता बताने के लिए ये जोड़ दिया और ये शब्द जोड़ दिया। पेशेंट की विशेषता बताने के लिए ये जोड़ दिया। बाकी तो बात यह है कि अधिकतर पेशेंट्स हैव डाइड ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव डाइड राइट आंसर कर देंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव डाइड राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि रूट वर्ड क्या है और उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको रूट वर्ड यानी कि एक सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही उसकी वर्ब आनी चाहिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट्स, मैंने क्या कहा कि यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, यदि दो सब्जेक्ट्स, देखो इधर, यदि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे आपने लिखा था कि राकेश एंड अनीता आर बोथ क्लासमेट्स, कि राकेश और अनीता क्लासमेट हैं, बट यदि दो कॉमन नाउन, ये तो दो सब्जेक्ट थे, अब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो और आर्टिकल केवल पहले नाउन पर लगा हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। दो कॉमन नाउन किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, और आर्टिकल किस पे लगा हो? केवल एक पे लगा हो, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जबकि दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो
और आर्टिकल दोनों नाउन्स के पहले हो तो वो प्लूरल आती है। क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आती है। चलो इसको समझने के लिए लिखते हैं एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज और आर जो भी है, बी मतलब इजेमारी होता है, ध्यान रखना, या फिर वॉजवर रहेगा, दोनों में से एक है ना। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर एब्सेंट टुडे, तो बताइए इसमें क्या वर्ब आप यूज कर सकते हो जो कि आपको सही उत्तर देगी। तो दो नाउन एंड, अच्छा यही सेम क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड टीचर बी एब्सेंट टुडे। तो इसमें क्या उत्तर होगा आप समझ सकते हो। इसके अंदर द प्रिंसिपल एंड द टीचर, इसमें तो हो जाएगा आपका आर और इसके अंदर हो जाएगा इज। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और टीचर एक ही है, यहाँ आर्टिकल नहीं है और वहाँ पे आर्टिकल है। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि सर आर्टिकल इधर भी आ सकता है क्या, इधर नहीं। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि नाउन की शुरुआत यहाँ पे है तो इसका मतलब आर्टिकल भी इधर ही लगेगा। तो आर्टिकल बाद वाला विवाद नहीं है, दिमाग में बिल्कुल मत लाना। आता है आपके दिमाग में, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया। आर्टिकल केवल या तो यहाँ होगा और यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कभी ऐसा नहीं कि उधर तो नहीं हो और इधर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको गौर करनी है। अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर have resigned from their post, or the chairman and director have resigned from his or their post। तो अंतर समझना दोनों का, द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर। अगर दो नाउन एंड से जोड़ करके लिखे आपने कि द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, तब तो आपको वर्ब लगानी है इसमें हैव रिजाइंड और यहाँ पे लगानी है देयर। ठीक है ना, और यहाँ पे द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, तो यहाँ पे आपका सॉरी एक ही जगह पे आर्टिकल है, इसलिए वर्ब लगाइए हेज और हीज। इसका मतलब एक ही जना है जो दोनों काम में कर रहा है। तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ना और साथ ही साथ में रूट वर्ड जो कि सब्जेक्ट बनता है, उस पे चर्चा की है भाई। अब हम लोग इसके बाद में
और क्या होगा उस पे बात करें कि यदि दो कॉमन नाउन, यदि दो नाउन एंड से जुड़कर किसी एक यूनिट आइडिया को बताते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आती है। इसने क्या बोला कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले अगर मान लीजिए आर्टिकल लगे हों, वो वाली बात पिछले टॉपिक में थी, लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट इसने छेड़ा कि यदि एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन, क्या बोला, एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ब जो है अपनी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे इसमें हम लोग एक शब्द लेते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, राइज एंड फॉल। इसका मतलब क्या हो गया, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, ऐसे बोलते हो कि नहीं, राइज एंड फॉल। जैसे इसी तरीके से इसमें शब्द आएगा राइस एंड करी, राइस एंड करी। राइस मतलब चावल, ये एक साउथ इंडियन डिश है, राइस एंड करी अलग अलग नहीं है, एक साउथ इंडियन डिश है। जैसे स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, धीरे धीरे लगातार, धीरे धीरे स्टीडी, ठीक है ना, स्लो एंड स्टीडी। इसी तरीके से हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरियज। इसी में आपका आ जाएगा ब्रेड एंड बटर, इसमें ही एक शब्द आ जाएगा ब्रेड एंड बटर, ये भी एक फ्रेज हो जाएगी, सिंगुलर रहती है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, सत्य अहिंसा। और ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या, रोजी रोटी। तो यहाँ पे रोजी रोटी के अर्थ में आएगा ब्रेड एंड बटर, तो जो है अपने बाद में क्या ले लेगा, सिंगुलर वर्ब ले लेगा। अब इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, तो वो देखोगे कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, राइज एंड फॉल, सॉरी कमिंग एंड गोइंग तो मतलब आना जाना, मुझे तेरा आना जाना पसंद नहीं है फालतू का, कमिंग एंड गोइंग। इसी में आपको जो है शब्द देखने को मिल जाएगा बैग एंड बैगेज, क्या दिख जाएगा, बैग एंड बैगेज देखने को मिल जाएगा। बोरी बिस्तर मतलब होता है फुल लगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या हो गया, फुल लगेज। पूरा सामान जो होता है उसको बैग एंड बैगेज के नाम से जानते हैं, फुल लगेज के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, तो उसमें आप लोग देख सकते हो सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है सार, किसी चीज़ का संक्षेप में कह देना सम एंड सब्सटेंस होता है। इसके अलावा एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र के साथ अनुभव, ये भी एक इसमें शामिल है, एज एंड एक्सपीरियंस। इसके साथ भी आपकी जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आएगी। तो इन सब चीज़ों पे आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, वो सिंगुलर करना पड़ेगा भाई। इसमें जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट आई थिंक लिख दिया होगा मैंने, कोई बात नहीं, ये एक और लिख लो, लॉन्ग एंड शॉर्ट भी लिख लेते हैं इसमें, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसके अलावा टाइम एंड टाइड, ठीक है ना, टाइम एंड टाइड, जैसे इस पे लिखा जाता है
वेट्स फॉर नन। अब आजकल इसमें वेट आ जाता है, आजकल यहाँ पर लोग वेट लिखते हैं, तो ये आजकल वाला रूल जो है हम लोग परीक्षाओं में नहीं मानेंगे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन की जगह वेट्स फॉर नन एग्जाम के हिसाब से सही है, और आजकल ये लिखा जाता है, ये भी मैंने साथ में आपको बता दिया है। टाइम एंड टाइड के अलावा जैसे आप लोगों के विवादास्पद प्रश्नों में होते हैं टू एंड टू, ये डाउटफुल हैं, इन पे प्रॉब्लम बनती है, उनकी बात कर लीजिएगा। टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पे मेक आता है, जो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ बुक्स यहाँ पर मेक्स देती है, जो कि परीक्षाओं में गलत माना जाता है। ये मतलब मैं जो परीक्षा में सही है उसको पहले लिखता हूँ, तो टू एंड टू मेक फोर, ये एक विवाद है। नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम, इसके साथ में आपको जो है प्लूरल वर्ब लगानी रहेगी, और ये आपका परीक्षाओं में भी पूछा गया है नॉलेज एंड विजडम। यहाँ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई बेसिक नीड, रोजी रोटी मेरा बेसिक नीड है जिसको पूरा करने के लिए मैं काम करता हूँ, तो ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, इज आर स्टैंडिंग आउटसाइड, घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इज, हॉर्स एंड कैरियर्स। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द एसेंस ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का सिद्धांत है, इस अर्थ में लिखा जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को गौर करते हुए ज़रूर चलिएगा कि अगर एंड से जुड़ने वाली दो चीज़ें किसी एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है तो वह आएगी सिंगुलर। अच्छा, यहाँ पर जो विवाद हैं उसमें देखो, टू एंड टू मेक फोर, ये बिल्कुल सही है, टू एंड टू मेक फोर सही है, मेक आएगा, लेकिन इसी जगह अगर मान लो आपको लिखना पड़ता ट्वाइस 12, फिर मेक या मेक्स करना पड़ता आपको तो 24, ट्वाइस 12 मेक्स 24, तो फिर आप करते इसमें मेक्स, ट्वाइस 2 मेक्स 4, ट्वाइस 2 मेक्स 4, ये भी एक चीज़ आपको इसमें देखनी है। तो आप लोगों को ये दो एंड से जुड़ने वाली चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, कि एंड से जुड़ने वाली दो चीज़ें अगर किसी सिंगल यूनिट को, किसी सिंगुलर आइडिया को रिप्रेजेंट करती है तो हम लोगों को वर्ब जो लगानी होती है वो सिंगुलर लगानी होती है। अब यहाँ पर हम लोग और क्या चीज़ है जिसको देख सकते हैं, तो वो भी आपको गौर करना पड़ेगा, उस पर भी मैं एक बार आपके साथ चर्चा कर जाता हूँ। देखो इधर इसमें कि यदि दो सब्जेक्ट्स, क्या कहा मैंने, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विथ together with, along with, besides, in addition to, and not, इनसे जुड़ी हो। यदि दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हों, जैसे यहाँ सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इधर वर्ब आ गई। अगर दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हों तो वर्ब जो आने वाली है वो हमेशा
पहले सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली। यदि दो सब्जेक्ट्स निम्न से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट्स निम्न से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आती है। वर्ब इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हों, एज, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे अगर जुड़े हुए हैं आपके दो सब्जेक्ट तो वर्ब जो आने वाली है वो, ठीक है ना, इनके अनुसार आपको यूज करनी होती है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे सेंटेंस है ही as well as I be responsible, इसमें उल्टा करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा क्योंकि मीनिंग जो है वो I as well as he responsible for this mistake। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आई, एज वेल एज ही, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो एम लगाना पड़ेगा। ही के साथ आपको एम लगा करके भले ही तसल्ली नहीं मिले, लेकिन अगर मीनिंग करोगे तो वह भी मैं भी उसी की तरह से जिम्मेदार है या हूँ। अगर हूँ तो इसका मतलब है कि आपको सब्जेक्ट में एम लगाना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है सी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द लीडर along with his followers have got injured in the train accident। लीडर अपने फॉलोवर्स के साथ में, अब देखो अलोंग विथ से जोड़ा है दो सब्जेक्ट को आपने, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए, तो आपको द लीडर के हिसाब से वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, हेज लगानी पड़ेगी भाई। क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब हेज लगाओगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, और ये हेज ही रिक्वायर्ड भी इसमें है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें जैसे सेंटेंस है वो लिखता है कि हाँ, अच्छा इसकी हिंदी तो आप देख लेना पहले एक बार, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो जाए कि हिंदी ही नहीं समझ में आई और हम बातें कर गए बड़ी बड़ी, ठीक है ना। एज वेल एज का मतलब होता है के जैसे, की तरह। विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ का मतलब होता है तीनों का मतलब होता है के साथ, ठीक है ना। बिसाइड्स इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। एंड नोट का मतलब भी इसी अर्थ में आता है के अतिरिक्त के। तो ये सारी बातें आपको इसमें अर्थ के साथ में देख लेनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि आई एज वेल एज ही, या फिर इससे रिलेटेड कोई और बात आप लोगों को इसके अंदर देखनी है। तो दो सब्जेक्ट अगर एज, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, फॉलोड बाय, इन सब चीज़ों से जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट पहला जो आएगा उसके अनुसार आपको एग्जाम्पल देखने को, मतलब वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि मिल्क बिसाइड्स अदर डेयरी प्रोडक्ट्स इज या आर सोल्ड हियर। तो मिल्क बिसाइड्स अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो अपन वर्ब करेंगे इसमें इज। मिल्क बिसाइड्स अदर डेयरी प्रोडक्ट्स इज सोल्ड हियर
क्योंकि मिल्क जो है बिसाइड्स के पहले आ रहा है, उसके अनुसार आप लोगों को वर्ब लगानी है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, other dairy products besides milk is are sold here, is या are sold here। तो अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी, दूध के अलावा अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी, तो फिर तो आपकी वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, आपको आर लगानी पड़ेगी। ये है आपका इसमें कंसेप्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं, इस क्लास के अंदर हम जितनी चीज़ों को बात कर चुके, उसमें आप लोगों ने देखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ों को हम लोगों को एक सब्जेक्ट, देखो टॉपिक ये था कि एक सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अनुसार मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों साथ साथ आनी चाहिए। जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वैसी ही आपकी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट में आकर के जो बात की वो की है कि एज वेल एज विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ बिसाइड्स इन एडिशन टू एंड नॉट, इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े तो वर्ब जो है वो इनके पहले आने वाले नाउन के अनुसार आनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक की चर्चा कर रहे हैं। इससे आगे वाले वीडियो में इसी टॉपिक को देखेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए जब इस वीडियो में जो बातें कर चुके उनको आप लोग एक बार ढंग से रिवाइज करके, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग नया वीडियो देखिएगा, तो इस वीडियो में इतनी ही बातें रहेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फिर नई चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।